और एक टाइम था मेरे पास 70 इंजीनियर और एक बिल्डिंग, डेडिकेटेड बिल्डिंग फॉर R&D थी। पहला इंसान था जिसने इस इंडस्ट्री में R&D शुरू करी। तो मेरे घर में कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हम लोग उधर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं निकला तो मैंने CATV MATV का एक अपना बिजनेस शुरू करा। वो जो इन्वर्टर बेचते थे वो किसी टाइम पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने। मेरी स्ट्रगल तब चालू हुई जब मेरे हाथ से सूट टाइम पे मैंने सारे काम किया, वही कंपनी के पैसे से मेरे पर केस बनी। स्ट्रगल तो तब होती है जब आप ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाने में क्या स्ट्रगल है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है निखिल राज और आज मैं लिटॉस्ट इंडिया के माध्यम से एक इंटरव्यू लेने आया हूँ। आपने बैटमैन के बारे में सुना होगा, आपने स्पाइडरमैन के बारे में सुना होगा, आपने सुपरमैन के बारे में सुना होगा और आपने ऐसे बहुत सारे मैन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने शायद इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं सुना होगा। आइए आज मैं आपको मिलवाता हूँ द इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया से श्री कुंवर सचदेव। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। सर, आपके बारे में अगर बात की जाए, अगर आपका नाम इंटरनेट पे लिखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मतलब आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, उसके बाद में आपने इन्वर्टर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो अभी तक मैं जानना चाहता हूँ, पहला सवाल तो मेरा यही है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आप तक पे फिल्म क्यों नहीं बनी अभी तक? ये तो फिल्म बनाने वालों पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक फिल्म बनी थी जिस पे इन्वर्टर की इन्वेंशन दिखाई गई थी, लेकिन वो उसको कहीं और दिखा दिया गया। लेकिन फिल्म बनने के लिए तो किसी आदमी का हमारे पे ध्यान जाएगा, हमारी स्टोरी पे ध्यान जाएगा तो बना ही देगा, आज नहीं तो कल। कहीं और जाने वाली बात से सर एक छोटा सा किस्सा याद आता है आपके बचपन का। शायद आपको डॉक्टर बनने का शौक था और जब आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया तब आपके 12th में नंबर थोड़े से कम रह गए और फिर जब आपने 12th में टॉप करा तो आपके नंबर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हमारे ज़माने में सिर्फ 3 ही जॉब्स होती थी, एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कोई, और तब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इतना फेमस नहीं हुआ था। तब तक तो बस ये ऑलमोस्ट ये 2 चीज़ें थी कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आप IAS की और वो वाले एग्ज़ाम्स दो। तो एज ए ऑर्डिनरी मैन और आपको क्या ही पता होता है, इतना ही पता था उस समय लाइफ में। सर, आपने लॉ कॉलेज से पढ़ाई करी है और उसके बाद में आपने बिजनेस शुरू किया। आज के डेट में सर एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग करते हैं वो कभी इंजीनियरिंग नहीं करते, बाकी सब चीज़ करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था? नहीं, एक्चुअली मैंने जब लॉ करी तो मेरा लॉ में, क्योंकि जब मेरे को मेडिकल नहीं हुआ तो मेरे घर में कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हम लोग अपना, जैसे मेरा बड़ा भाई और मैं दोनों पेन बेचने जाया करते थे बाजार में डीलरों को। ठीक है। तो ऐसे कर करके हमारी ज़िंदगी निकल रही थी। तो फिर मैंने कॉलेज में भी यही काम किया और फिर मेरा मेडिकल नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो लॉ कर लेते हैं। तो मैंने लॉ किया और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करी 6 महीने। 6 महीने आपने प्रैक्टिस करी? 30 हज़ारी कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस करी। अच्छा, फिर उसके बाद में बिजनेस पे कैसे घुस गए? बिजनेस उस समय मैं कर ही रहा था, मतलब जैसे मैं एक नौकरी कर रहा था। जब मैंने लॉ करी तो मैं एक ज़िंदगी में मैंने एक ही जॉब करी है और वो मैं जॉब कर रहा था, वो सेल्स की जॉब थी। और फिर जब जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मैंने लॉ कर डाली और उसके बाद फिर मैंने 6 महीने लॉ करी और उसके बाद मैं बिजनेस में कूद गया। तो सुकैम की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये बिजनेस कहाँ से शुरुआत हुआ? जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं पहले जिस कंपनी में मैंने नौकरी करी, पहले तो मैं पेन बेचता था, तो हमें पता था पेन कैसे बेचे जाते हैं। फिर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में गया जहाँ पे केबल टीवी का बिजनेस था और जहाँ पे मतलब CATV MATV उस समय हुआ करता था, केबल टीवी नहीं हुआ करता था। तो उस पर फिर जो एक कॉमन एंटेना और कॉमन VCR लगा के लोग कॉमन पॉइंट्स पे चलाते थे। एक टाइम VCR का जमाना होता था, आप लोग आज रिलेट नहीं कर पाओगे VCR क्या होता था। तो उस कंपनी में मैंने काम किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आ गई। तो उधर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं निकला तो मैंने CATV MATV का एक अपना बिजनेस शुरू करा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने केबल टीवी का बिजनेस किया, जिसमें मेरे को पहले CATV MATV चलाया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, होटल्स में। उसके बाद हमने घर घर में जाके जो केबल टीवी चालू हो गया था, 90s में केबल टीवी चालू हो गया था। तो वो बिजनेस मैंने टिल 98 तक बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत पैसे कमाए केबल टीवी, क्योंकि मैं हार्डवेयर बनाता था। बिल्कुल। और तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आने लग गई धीरे धीरे। तो वो मेरा पहला सफ़र था। इन्वर्टर का सफ़र बाद में चालू हुआ, मतलब 98 के बाद। कहीं इन्वर्टर का सफ़र इस तरीके से नहीं था कि लोग केबल टीवी देखना कम कर देते थे, बिजली नहीं आती थी, तो आपने सोचा चलो केबल टीवी के साथ साथ इन्वर्टर भी दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था? फिर क्या कहानी रही उसकी? एक कहानी है कि कोई लड़का मेरे घर में आया हुआ था रिपेयर करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला यार आपको समझ नहीं आएगी, बस इतनी सी बात। तो अगले दिन मैं इन्वर्टर खोल के अपने फैक्ट्री ले गया, मैंने सारा तिया पांजा करा उसका। मुझे समझ आ गया तो बहुत ही बेकार है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं है जो लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो उस समय लोग इन्वर्टर कलकत्ता से मंगाते थे, कलकत्ता से किट आती थी एंड वो किट एक 2-3 लोग बनाते थे
और वो लोग सारे हिंदुस्तान में वो किट भेजते थे, लोग उसी किट को बना के वो इन्वर्टर इन्वर्टर को अपना ब्रांडिंग लगा के बेच देते थे। और उसके बाद आप देखिए भाग्य की बात, वो जो इन्वर्टर बेचते थे वो किसी टाइम पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने, और मुझे भी बहुत बाद में पता लगा कि वो लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये पूरा लाइफ ही ऐसे गुजरी है। मुझको भगवान जी ने बड़े सारे चैलेंज दिए और मैं सीखता गया, लड़ता नहीं रहा, मैं सीखता रहा। लड़ना इज अ रॉन्ग वर्ड। लड़ाई तो रही है सर, अगर मैं आपकी ज़िंदगी को उठा के देखूँ तो लड़ाई तो काफ़ी रही है। कोई लड़ाई नहीं रही, कैसे लड़ाई रहेगी? आप मिडिल क्लास में पैदा हुए, हाँ। आपको लोअर मिडिल क्लास में वही पता है, ये घर में आपको ना तो कोई शर्ट मिलने वाली है ना कुछ मिलने वाला है, तो उसमें क्या, सब जैसे पैदा होते हैं, जैसे माँ बाप को देखते हैं, जैसे अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या स्ट्रगल होती है? स्ट्रगल तो तब होती है जब आप ऊपर से नीचे आओ। नीचे से ऊपर जाने में क्या स्ट्रगल है? मेरी स्ट्रगल तब चालू हुई जब मेरे हाथ से सूकैम गई जी, ठीक है, तो वो स्ट्रगल मैं थोड़ी बहुत कह सकता हूँ, बट मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए बनी हैं। आप दुनिया में आए और कुछ करके जा रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ ख़राब कुछ, तो जैसे जैसे आपके साथ घटनाएं होती हैं, और मैं देखता हूँ जिन लोगों के साथ ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा लर्न करते हैं, या तो वो हार मान जाते हैं या वो लर्न कर लेते हैं, तीसरी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती। मैं काम करता चला गया और नाम बनता चला गया। देखिए आप जब काम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो काम चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो मैं ज़िंदगी में सिर्फ काम करता चला गया और पीछे जो होता गया मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि जब वो एक बार एक नाम बन गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद जब मुझे मालूम नहीं था कि कंपनी ऐसे NCLT में चली जाएगी और मैं कंपनी से बाहर हो जाऊँगा, ऐसा भी हाल आएगा कि वो जिस कंपनी में मैंने सारे काम किया वही कंपनी के पैसे से मेरे पर केस होंगे और मुझे बेइज्जत किया बाज़ार में कि मैंने ये गलत किया, मैंने बैंकों के पैसे लूट लिए, और बड़ी स्टोरियां बनाई गई बाजार में कि मेरा 300 करोड़ रुपए का मैंने लोन था और मैंने ख़राब कर दिया बैंकों का, तो दुख होता है। और जहाँ तक सवाल है, तो मैंने ये जो सूकैम के जाने के बाद की जो लड़ाई लड़ी है और जो मेरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। और सर एक अगर सवाल मैं पूछूँ आउट ऑफ एवरीथिंग, मतलब लोगों को ये जानना, हमेशा जानना चाहते हैं कि आखिर सूकैम के साथ हुआ क्या, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कि वो सारी चीज़ें हुई कि बैंक लेके चली गई कंपनी एंड एवरीथिंग। आपके हिसाब से क्या वो एक रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी के साथ ये हुआ? मुझे लगता है कि देखिए कंपनी में ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, हर कंपनी में चैलेंज आते रहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कभी वो कंपनी थोड़ी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, तो हमने बैंकों को अपना स्टेटमेंट दिया था कि एक साल के लिए हमारी, जैसे बैंक को आप पैसे देते तो हमने कहा 1 साल की हमें मॉरेटोरियम दे दो, ठीक है, और आप उस पर आप जो भी आपने इंटरेस्ट लेना वो लेते रहिएगा। 1 साल का हमें मॉरेटोरियम मांगा था, और हमारा लीड बैंक था, उसने बड़ी कोशिश करी, उसने कहा हाँ करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का बैंक था तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। इतने में NCLT एक नया कानून आ गया और सब बैंकों पे प्रेशर आ गया कि भाई आप जो भी केसेस हैं आप उनको सबको NCLT में डालो। और बैंकों को लगा उस समय कि यार अगर इस कंपनी को लेंगे, इस समय डालेंगे तो हमारे को तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल, उनको उम्मीद थी कि हमें तो 600-700 करोड़ रुपये मिल जाएगा या 1000 करोड़ रुपये मिल जाएगा, और पोजीशन भी ऐसी थी। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने ली और जब उन्होंने चलानी शुरू करी तो बैंकों के पास या जो नया कानून आया उसमें लोगों को कंपनियां चलानी तो आती नहीं थी, हाँ। तो ऑब्वियसली वो फिर कंपनी ख़राब करते चले गए, फिर बंद कर दी कंपनी 1 साल चलाने के बाद। फिर 2 साल 3 साल कंपनी बंद पड़ी रही, फिर उस पर लोगों ने अपनी बिडिंग करी। और आज के टाइम में सर अगर लोन्स की बात करें, लोन्स बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, और 200-300 करोड़ नहीं, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक नंबर ऑफ वो अमाउंट होता है लोन। इतने लाख करोड़ का कर्ज है, इतने लाख करोड़ का कर्ज है। तो जब मैं ये जानना चाहता हूँ, वो शायद जनता भी जानना चाहेगी कि जहाँ पे लाख करोड़ की बात आती है तो फिर कुछ नहीं होता, और जहाँ पे कुछ 100 करोड़ की बात है या फिर कुछ करोड़ की बात है तो वहाँ पे इंसान को IT, ED, CBI और न जाने कितनी सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। ऐसा क्यों? अभी इंडिया इवॉल्व हो रहा है, तो जैसे ये लोग अपने जो ये NCLT नया कानून आया तो उनका जो मानना था वो ये था कि जो कंपनियां ख़राब हो रही हैं और जो कंपनियां इंटरनेशनल में भी ऐसा ही है कि लिक्विडेशन आपने करनी है या कंपनी की, या आपने इंसॉल्वेंसी करनी है कंपनी की, तो एक तरीका होता है कि आप एंटरप्रेन्योर को भी छोड़ दीजिए कि उसकी कंपनी नहीं चली, उससे कंपनी लीजिए और उसको जाने दीजिए, अगला काम करने दीजिए। लेकिन अभी इंडिया में कुछ पॉलिटिकल ऐसा माहौल हो गया कि जितने लोगों ने लोन लिया है ये सारे चोर हैं, इन्होंने बैंक के पैसे मार लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, मतलब अब जो एक्चुअल मुद्दा था वो हट गया। अब सबको ये प्रूव करना है कि भाई जिन लोगों ने लोन लिए थे सारे खराब थे, और कुछ लोग खराब थे भी, बिल्कुल थे। आप देखते हैं कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग खराब हैं। तो और फिर अगर आप रोज बताते हो कि इसने 300 करोड़ रुपए बैंक के मार लिए, और इसने 400 करोड़, इसने 4000 करोड़ मार लिया, इसने 50,000 करोड़ मार लिया, लेकिन कोई ये बता ही नहीं रहा कि भाई जब आपने कंपनी ली थी तो आपको कुछ मिला है,
वो बात कोई नहीं कह रहा। सब ये कहते हैं कि कंपनी का 50,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन था और ये 50,000 करोड़ खराब हो गया जी। तो आपने कुछ तो लिया होगा एवज में। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने मेरी कंपनी लिया, किसी का कुछ भी लिया, हर कोई आदमी ने जिसने भी बिजनेस किया, हम बड़े सारे लोग हैं इसमें फंसे हुए, तो जब भी आप कोई कंपनी ले रहे हैं तो आपको कुछ असेट मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है उससे। जीरो पे तो नहीं खड़े। 10 लाख का लोन नहीं मिलता अगर जब तक तो समझ लिया आपने गाड़ी ली जी। आपकी गाड़ी बैंक उठा के ले जाता है। तो जनरली होता ही है कि आपने गाड़ी ली, आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी गाड़ी उठा के ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गाड़ी उठा के ले गया और उस गाड़ी को कुछ तो वैल्यू करेगा, आपने अपने पैसे भी लगा रखे थे। अब वो गाड़ी उठा के ले गए और उसको तोड़ मोड़ के जीरो कर दिया। अब वो कह रहे भाई बाकी पैसे भी दो। कॉन्सेप्ट ये कि प्रोसेस तो ठीक है, जो अभी तक का जो प्रोसेस बनाया उन्होंने, प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉब्लम है। तो अभी ये लॉ है, अभी जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उन्होंने बैंक के पैसे मार लिए तो इस देश में उनके लिए कोई कानून इतना खतरनाक है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए आपको अगली ज़िंदगी करने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको इंसॉल्वेंसी, पर्सनल इंसॉल्वेंसी चलाने का, ये करने का, उसमें 10-20 साल तो निकल ही जाएंगे। मैं लगता हूँ जब तक मैं मरूंगा तब उसके बाद मेरे वाले किससे सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि प्रोसेस ही इतना खतरनाक है कि आप एक चीज़ से निकल के दूसरी में जाओगे, कोई इमीडिएट। अब देखिए इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वैसे भी ऐसा ही है कि आपका कोई केस चालू हो जाए तो 10-20 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। शायद अगली पहली जनरेशन करती है, दूसरी जनरेशन उस पर रिजल्ट लेती है, तो थोड़ा लीगल सिस्टम स्लो है इंडिया। अभी के टाइम में सर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, आम जनता में कुछ फ़ोन घुमा के, कुछ चिट्ठियाँ लिख के काम हो जाते हैं, और कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि लोग बच भी जाते हैं। एक वॉशिंग मशीन टाइप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो आपने कभी ट्राई नहीं करा यूजिंग योर पॉलिटिकल कनेक्शंस और यूजिंग समथिंग एल्स कि आप इन सब से बिल्कुल पीछा छुड़ा ले, और 10-15-20 साल का जो चक्कर है गोइंग इनटू द लीगल सिस्टम क्यों ही जाना, शॉर्टकट है, आपने कभी नहीं चुना? नहीं, शॉर्टकट कुछ है नहीं ना, मेरे साथ तो हो गया। अब आपने आपकी कंपनी एनसीएलटी के प्रोसेस में ले ली उन्होंने और बेची 10 करोड़ में, 300 करोड़ की वैल्यू करी थी, अब 10 करोड़ में बेची। बाकी सारे पैसे वो इंटरेस्ट के साथ लेंगे मुझसे कि भाई आपने जब जिस दिन आपने कंपनी दी थी उसी दिन से इंटरेस्ट चल रहा है। अच्छा, ये भी नहीं कि इंटरेस्ट नहीं चल रहा। तो जिस दिन उन्होंने कंपनी ली थी, तो देखा जाए तो आप सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी आपने फाइनेंस कराई है और उस दिन से उन्होंने उस पर आपका इंटरेस्ट लगाना शुरू किया कि भाई आपका जितना बाकी बचा हुआ पैसा है उसका इंटरेस्ट लगाया, और गाड़ी को एक्सीडेंट करके जीरो करके और छोड़ दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी आपसे लेंगे। मेजर तो चीज़ छोड़ दीजिए, वो इंटरेस्ट भी लेंगे। जो आपका सवाल है कि तो ऐसी वाली चीज़ों में कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। पॉलिटिकल कनेक्शन क्या काम आएंगे? आज कोई भी हमारे जैसे लोगों को जब आपका नाम हो जाता है तो आज के समय में नाम होना इज़ ए नेगेटिव थिंग। सर किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई नौकरी कर रहा हो, या फिर कोई आम किसान हो, या फिर कोई भी इंसान हो दुनिया के किसी भी कोने में, वो पैसे से ज़्यादा इज्जत की चोट लगती है, और वो चोट दिखती नहीं है लेकिन बहुत गहरी लगती है। आपके साथ दोनों हुआ। तो जब आपने सुकैम छोड़ा, सुकैम से बाहर हैं, और अभी जो हम देख पा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव कुंवर 2 है, पार्ट 2, जैसे KGF पार्ट 1 था और अब KGF पार्ट 2 है, वैसे कुंवर पार्ट 2, बीच का जो फेज था वो कैसा बीता आपका? किस तरीके का स्ट्रगल रहा आपका? किस तरीके से, मैं तो सर लड़ाई ही कहूँगा क्योंकि आपकी लड़ाई इंस्पायर करती है, तो मैं तो लड़ाई ही कहूँगा। किस तरीके से लड़ा आपने दुनिया से? तो जैसे सबके साथ होता है वैसे, जैसे एक आम आदमी के साथ होता है, उसकी नौकरी चली जाए, कुछ बचे नहीं उसके पास, तो उसका क्या हाल होता है, मतलब तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। और काफ़ी थोड़ी देर के लिए मेरा डिप्रेशन फेज भी आया, जहाँ पे मैं समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। सो जैसे किसी आम आदमी के साथ होता है वैसे ही मेरे साथ हुआ कि भाई आपके पास प्रॉब्लम आई और आप डिप्रेशन में चले गए, आपको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। और फिर जो लोग, उस समय आदमी को अपने बारे में थोड़ा सा फील आने लगता है, शायद मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, ऐसे लगता है जो आपकी पहली ज़िंदगी सारी तुक्के से ही हुई थी, खुद से भरोसा उठ जाता। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बट मुझे लगता है कि वो फेज़ थोड़ी देर चला, उसके बाद मैंने सोचा क्या करना है। और इतने मीन टाइम में मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने, क्योंकि बड़े सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लड़ रहे थे हमसे सर्विस को लेके, और घर पे आ जाते थे, तंग करते थे, मतलब बहुत कम लोग थे जो ये सिचुएशन को समझ पाए। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि सब लोगों ने यही सोचा कि कंपनी मेरे पास ही है। बैंकों ने कभी कहीं क्लैरिटी से किसी को बताया नहीं कि कंपनी हमने इससे ले ली है और हम चला रहे हैं। तो लोग यही समझते थे, और वो फिर मेरा नंबर दे देते थे, कोई कस्टमर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सबको नंबर दे देते थे मेरा कि भाई यही है जो तुम्हें सर्विस देगा, या यही है जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो बड़े सारे फ़ोन कॉल्स, और फ़ोन कॉल्स पे गालियाँ आना, ये करना। कुछ दिन मैंने फ़ोन बंद भी किया, तंग आ गया था अपने इस फ़ोन से, लेकिन फिर मैंने सोचा कब तक मैं इस फ़ोन को बंद करके रखूँगा। तो फिर मैंने फ़ोन चालू किया और मैंने सबको जवाब देना शुरू किया, जो भी जवाब था।
फिर धीरे 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 मेरे को ऑफ़र आई कि आप यहाँ पे नौकरी कर लीजिए, हम आपको ये जॉब देते हैं। कोई CEO बनाने को तैयार था, कोई MD बनाने को तैयार था कंपनियों में। तो मैं इंटरव्यू देने भी गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने करना क्या अब लाइफ में, कुछ बचा तो था नहीं और आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। तो इंटरव्यू में भी मेरे से लोग पूछते थे कि अच्छा जी क्या करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, चलो हम ये ऑफ़र करते हैं, कब ज्वाइन करेंगे। तो मेरे को ये था कि वो इंटरव्यू देने के बाद मेरी कोशिश रहती थी मैं उनको कुछ कह के नहीं आता था। मैं कहता था यार ओपन रखते हैं, पता नहीं लाइफ कहीं यही करना पड़ जाए। तो ऐसे 2-3 इंटरव्यू में तो देखो हमारे जैसे लेवल के बंदों के साथ इंटरव्यू में ये तो होता नहीं है कि भी क्या किया हुआ है, सिर्फ भी होता है कि हाँ भाई कितने पैसे देंगे हम आपको और क्या पोजीशन है और आपका क्या काम है जी। तो ऐसे एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो काफ़ी देर मेरे पीछे पड़े रहे कि भाई आप MD की जॉब ले लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया आप कवर कर लीजिए। तो मेरी उनसे काफ़ी देर बातचीत चली, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पैकेज भी दिया, सब कुछ करा। बट मुझे लगा कि यार इतने साल करने के बाद क्या मैं नौकरी कर पाऊँगा। तो घर पे आके मैंने बहुत बार सोचता था कि भाई हाँ चल यार नौकरी कर लूँगा, क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी जो शख्सियत में चेंज आना शुरू हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है यार मैं तो कुछ नहीं हूँ। फ़ोन आने भी बंद हो जाते हैं लोगों के, आप फ़ोन जिसका फ़ोन हमेशा कंटिन्यूटी बिजी रहता है उसका फ़ोन ही नहीं बचता। तो ऐसे हालात से गुजरे हम। घर में गाड़ी नहीं थी, मतलब जिस घर में गाड़ियाँ और ड्राइवर खड़े रहते थे वहाँ गाड़ी नहीं थी। तो ठीक है, वो फेज देखा मैंने। मैं आज चाहता हूँ सर आप एक बार कैमरे की तरफ देखें। कैमरे की तरफ देख के क्या चेंज आएगा? और आप कैमरे की तरफ देखें। मैं चाहता हूँ कि जनता, जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो एक बार फेल होके, या फिर वो जो एक दिन किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद, या फिर वो जो एक बार नौकरी पे डांट दिए जाने के बाद, या फिर और बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बाद ना सुसाइड करने की सोच लेते हैं, या फिर जो ऐसे बोलते हैं कि मम्मी मुझे नहीं रहना इस शहर में। ये जितने भी लोग हैं ना, आप एक बार इस इंसान को देखिए। ये अगर आप इनसे इंस्पायर नहीं हो सकते तो देयर इज नथिंग दैट कैन इंस्पायर यू। This man, he is not just the inverter man of India, but this man is an inspirational man of India. दूसरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, और आप मानेंगे नहीं कि मेरी कंपनी मेरे हाथ से 5 अप्रैल 2018 को गई और मेरे 2 बच्चे पैदा हुए 23 अप्रैल 2018 को। और मैं ये सोच रहा था ये बिल कैसे देंगे मैं अपने हॉस्पिटल का जो बिल है, क्योंकि मैं तो अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में अपने बच्चे पैदा ऑब्वियसली। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये जो बिल दूंगा मैं, अब ये बिल इतना बड़ा बन गया है कैसे दूंगा। तो ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे लगा अब क्या करना है, लाइफ ख़त्म है। मैं ये नहीं कहता मैं डिप्रेशन में नहीं था, मैं डिप्रेशन में था, बहुत प्रॉब्लम्स थी मतलब, और अपनी खुददारी का इतना प्रॉब्लम है कि किसी के आगे हाथ फैलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाया कि बेटा ये हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो खुद भी उस हाथ को ऐसे करना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर गॉड हैज़ बीन ग्रेट कि वो सब सिचुएशनों को मैंने सहा और चीज़ों को आगे निकाल के ले गया। सर ये कुंवर 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरीके से अपने आप को आपने दोबारा शेप करना शुरू किया? नौकरियों को ठुकराया और फिर आज आप मैंने ठुकराया नहीं, नौकरियां मैंने स्टैंड बाई पे रखा। मेरे पास चॉइस नहीं थी। जी जी। तो फिर आगे 2.0 की शुरुआत कैसे हुई? फिर मेरी वाइफ ने ये कंपनी शुरू करी, लोगों को सर्विस देनी शुरू करी, और बड़े सारे लोगों ने जो, क्योंकि सूकम बंद हो चुकी थी तो बड़े सारे लोग सूकम के प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, तो वो लोग हमारे पास आए, हमने एक्सपोर्ट शुरू करा, उन्होंने काम शुरू करा। और मैं थोड़ा सा मतलब तब तक मैं नौकरियों के चक्कर में पड़ा हुआ था कि मैं नौकरी ले लेता हूँ, और मुझे लग नहीं रहा था कि ये दोबारा कंपनी खड़ी हो पाएगी या चलेगी। लेकिन मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने उस लेवल पे कंपनी खड़ी कर दी कि जहाँ पे लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। फिर उन्होंने जो प्रोडक्ट बना के भेजे वो ख़राब प्रोडक्ट बन गए। फिर एक चैलेंज आ गया कि यार ये प्रोडक्ट ख़राब बन गए हैं तो चलो इसको ठीक करना है जी। तो फिर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई जी जी। फिर मेरे को टेक्निकल में इंटरेस्ट आ गया, और जो मुझे समझ आया लाइफ में कि मैं कभी भी, मुझे पैसे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ में। जब था तो फ़र्क नहीं पड़ा, जब गया तो फ़र्क पड़ा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं सोचूं कि भाई मेरे को लगता है कि मेरे अंदर एक चीज़ है कुछ नयापन करने की, अगर मुझे मिलता रहता तो मैं खुश रहता हूँ। सो मुझे R&D करने की बीमारी है। लोग आपसे आपका पैसा ले सकते हैं लेकिन आपकी जुनून नहीं छीन सकते आपका। जुनून से ज़्यादा आप, ऐसे मेरे दिमाग में बड़ी बार आया कि यार तूने इतने साल काम किया, सूकैम चलाई, ये चलाया, तो तेरे पास क्या है, मतलब तब तो सब कुछ चला गया। सो अब मुझे समझ आया कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है,
भगवान जी ने मुझे जब वो कंपनी चलाने का मौका दिया तो मुझे बहुत कुछ सिखाया। प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, R&D कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है। सेल्स तो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, जब मैं 13-14 साल का बच्चा था तब से सेल करता आ रहा हूँ जी। और लोगों को सेल से बहुत डर लगता है, लोग सोचते हैं सेल्स करना सबसे मुश्किल काम है। तो मुझे भगवान जी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मैं वो सब सीखता चला गया। वो सब तो मेरे अंदर थी। जब मेरा टाइम ख़राब आया तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा मुझे नहीं आता है, लेकिन जब जैसे ही मैंने काम करना शुरू करा तो जो रिजल्ट मेरे आए, सेकेंड इनिंग में जो काम कर पा रहा हूँ वो फर्स्ट इनिंग का ही तो रिजल्ट है। Absolutely. अगर मैंने फर्स्ट इनिंग में वो चीज़ें नहीं सीखी होती तो शायद मुझे बड़े साल लग जाते ये समझने में। अब मुझे कोई भी कहता है ये चीज़ ऐसे है तो मुझे पता है यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होगी। बिल्कुल। तो जो चीज़ शायद लोग 2 महीने में या 2 साल में सीखेंगे, मुझे 2 मिनट में पता होती है ये चीज़ ऐसे होगी, और वैसी ही होती है। तो मुझे टीम बनानी आती है, मुझे लोगों के साथ काम करना आता है, लोगों को मोटिवेट करके उनसे काम निकलवाना आता है। मैंने बड़े यंग लड़के रखे। जब मैंने इन्वर्टर का जब काम शुरू किया था तो हमारे पास कोई इंडिया में R&D थी नहीं, किसी को पता भी नहीं था R&D भी कोई चीज़ होती है। मैं पहला इंसान था जिसने इस इंडस्ट्री में R&D शुरू करी, और एक टाइम था मेरे पास 70 इंजीनियर और एक बिल्डिंग, डेडिकेटेड बिल्डिंग फॉर R&D थी। तभी तो आपको इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सर। चलिए वो एक लोगों ने मुझे एक पदवी दे डाली जी। लेकिन वो तो एक पुरानी पदवी है, अब नया में क्या, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला शायद वो आपके एंगल से है। लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री में, जैसे मैं आज के समय में लिथियम पे बहुत काम कर रहा हूँ, जी जी, तो मुझे लगता है कि मैं जो काम अब कर रहा हूँ, शायद पहले वाले जो काम थे उसकी नॉलेज तो थी, अगला जो काम कर रहा हूँ वो इसी वजह से कि मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज, और मुझे पता है ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ब्रांड खड़ा करना है या टेक्नोलॉजी खड़ी करनी है या लोग खड़े करने हैं, तो मुझे ये बातों की समझ है, तो मेरे लिए आसान है। तो एक फेज़ तो देखिए हर एक की लाइफ में फेज़ आते हैं। अगर किसी का कोई ब्रेकअप हो रहा है, कोई लड़के लड़की का, तो थोड़ी देर तो इम्पैक्ट रहता ही है। अब वो 2 दिन है या 2 महीने या 2 साल है, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो जो जितनी जल्दी बाहर निकल के तो जैसे आपने बोला कि लोग छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं, तो वो स्वाभाविक है। हम सब में इमोशंस हैं, तो जब हमारी इमोशंस हर्ट होती हैं तो ऑब्वियसली हम सब हर्ट होते हैं, लेकिन उस हर्ट को कितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। हर्ट ना होना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं। तो फिर तो आप इंसान ही नहीं अगर आप हर्ट नहीं होंगे। लेकिन उस हर्ट से निकल के आप कितनी जल्दी रिबाउंड करते हैं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली सर। सर, मैं आपकी कहानी सुनने के बाद आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस। मैं अभी 26 साल का हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी होने वाली है। लेकिन मेरी लाइफ में आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि मेरी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आने वाले हैं, चाहे जो भी कुछ होने वाला है, आई एम गोइंग टू यूज योर पैथ, आई एम गोइंग टू फाइट लाइक यू, एंड आई विल with all my heart call your journey and call you a fighter, sir. Thank you so much for talking to me. It was great talking to you, sir. Thank you so much.